जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को ही कार्यवाही अध्यक्ष क्यों बनाया? देखिए, जब आप मनोज भारती की बात कीजिएगा तो मुझे 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद आता है। मायावती का एक नारा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का गठन कर दिया है और उन्होंने पार्टी गठन करके ये बता दिया है कि बिहार में जनसुराज और प्रशांत किशोर नाम की हवा बह रही है। जिन लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर से कुछ नहीं होने वाला था, उन्होंने पार्टी गठन करके उनको करारा जवाब दे दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी गठन करते ही उन पे बहुत सारे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। एक दो नहीं, बहुत सारे आरोप उन पे लगने शुरू हो गए हैं। आइए इन आरोपों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्टी ऐलान करते ही उन पे बहुत सारे आरोप हैं। जिन पे पहला आरोप है उन पे, क्या प्रशांत किशोर गांधी के आदर्शों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आदर्श, ये बहुत गंभीर सवाल है। और प्रशांत किशोर की जब पॉलिटिकल यात्रा को देखेंगे, जनसुराज पद यात्रा, जिसका उनकी पॉलिटिक्स ही गांधी से शुरू हुई थी, तो जब पद यात्रा को देखेंगे तो यहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से उन्होंने पद यात्रा का शुरुआत किया था और गांधी के आदर्शों को, गांधी को लेकर के बढ़ रहे थे आगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने पार्टी के गठन कर जिस दिन किया, उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। चौंकाने वाला बयान था, अचंभित करने वाला बयान था। और वो बयान ये था कि बिहार में वो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, यानी उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में शराब फिर से खुल जाएगी, बिहार में फिर से शराब का कारोबार होने। मतलब क्या प्रशांत किशोर के पीछे शराब कारोबारियों का हाथ है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आदर्श कि प्रशांत किशोर के पीछे शराब कारोबारियों का हाथ है या नहीं है। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिनके आदर्शों पर आप पार्टी को लेकर के चल रहे हैं, जिनके सत्याग्रह की बार बार आप चर्चा करते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तो पूर्वी चंपारण से जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी उसकी चर्चा करते हैं। और आप जब पार्टी का गठन करते हैं उसके बाद पब्लिक डोमेन में ये बात कहते हैं कि हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसके बिहार के डेवलपमेंट में हम खर्चा करेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि क्या महात्मा गांधी जी शराब के पक्षधर थे? अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, सत्याग्रह नामक आंदोलन का नींव रखने वाले, पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी से, बापू की कर्मभूमि जिसको बोला जाता है, क्या उन्होंने शराब का कभी समर्थन किया था? नहीं। शराब हिंसा हो गया, गांधी जी अहिंसा हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी ओर इसके राजनीतिक मायने हैं, इसके राजनीतिक फायदे हैं। प्रशांत किशोर अपने आप को डेवलप करने से ज़्यादा किसी और को डैमेज करने में लगे हुए हैं। डैमेज किसको करने में लगे हैं तो ये भी एक सवाल ही है। तो नीतीश कुमार को करने में लगे हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा कोई काम किया और जो अति पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, यूँ कहें तो पूरा बिहार जिस तरह से शराब के कारण जो हिंसा हो रही थी, जो घरेलू हिंसा हो रही थी, वैसी स्थिति में नीतीश कुमार ने बहुत अहम फैसला लिया शराबबंदी का। और इससे फायदा क्या हुआ कि महिलाओं का समर्थन पूरा नीतीश कुमार के साथ जुट गया। पुरुष तो आज भी नाराज हैं क्योंकि शराब चाहिए, और शराब का पैरेलल नेक्सस भी चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में लेकिन महिलाओं का जो वोट बैंक था, महिलाओं का जो स्नेह बढ़ा नीतीश कुमार के साथ, महिलाओं ने जिस तरह से इस चीज़ को सराहा कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, शराब मिल रहा है, लेकिन वैसे लोग जो शराब पीने के कारण उसके लती हो गए थे, लत के शिकार हो गए थे, वैसे लोगों में कमी आई। वैसे लोग अब जिन्हें कम पैसा में शराब जल्दी और आसानी से मिल जाती थी, लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक बढ़िया उनको एक अच्छा वोट बैंक, एक अच्छा समर्थन मिला। तो प्रशांत किशोर ये कह करके कि शराबबंदी को हम ख़त्म कर देंगे, वो नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे हैं। और इसके पीछे ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया चैनल्स वाले, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट कर रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर के पीछे शराब सिंडिकेट के कारोबारियों का हाथ है? यानी क्या प्रशांत किशोर के पीछे जो पैसा खर्चा हो रहा है,
जिस तरह से 2 अक्टूबर को पैसा खर्चा हुआ है, जिस तरह से पदयात्रा में पैसा खर्चा हो रहा है, पिछले 2 साल से खर्चा होते आ रहा है, साल से एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा हो रहा है, वो पैसा कहीं उस पैसे से बहुत ज्यादा है जो पैसा अभी तक प्रशांत किशोर ने कमाए हैं। और उस पैसे से वो पैसा ज़्यादा है, तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? तो एक सवाल तो उठता है कि क्या प्रशांत किशोर के पीछे शराब सिंडिकेट के कारोबारी हैं और प्रशांत किशोर को वो अपना दिशा निर्देश यूँ कहें तो दे रहे हैं कि आप अपनी सरकार बनाइए और शराबबंदी को ख़त्म कीजिए ताकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर पड़ गई है वो फिर से ठीक हो, सुदृढ़ हो जाए और हम अपना जो हम आप में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आउटकम हमको शराब से फिर वापस आ जाए, यानी हमको प्रॉफिट गेन हो जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार पॉलिटिक्स में। हमेशा से सवाल होते आ रहा है प्रशांत किशोर से। वो पिछले 2 साल से जहाँ देखिए पैसा खर्चा करते रहते हैं, मतलब बड़े बड़े मीटिंग, बड़े बड़े जनसभा होते रहती हैं। ये पैसा उनके पास कहाँ से आता है इतना? देखिए, ये जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है इसको समझने की ज़रूरत है, और आज इस पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता है कि थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि आने वाले महीने 2 महीने में, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में सुगबुगाहट है कि फरवरी मार्च में चुनाव हो जाएंगे। नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो ये आने वाले 2-3 महीने में एकदम क्लियर हो जाएगा कि फाइनेंशियल पाइपलाइन जो है, कौन पाइपलाइन कहाँ से जुड़ा हुआ है और पैसा कहाँ से आ रहा है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सरकार का भी अब ध्यान प्रशांत किशोर के ऊपर चला गया है। लेकिन ये अलग बात है जब पैसों की बात करते हैं हम कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम तमाम राजनीतिक दलों के लिए काम किए हैं, फ्री में काम किए हैं, तो आज उन लोग से सहयोग ले रहे हैं। तो ये कौन राजनीतिक दल है? ये भाजपा है, ये ममता बनर्जी की पार्टी है, कांग्रेस है, ये कौन राजनीतिक दल है? ये आने वाले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगी। और इनका जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है, कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। जब आपने पैसों की बात की तो पैसे से एक और गंभीर सवाल उत्पन्न होते हैं कि भाई प्रशांत किशोर के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रशांत किशोर से बातें हो रही हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा बैकडोर से आ रहा है, इतना पैसा वाइट इनकम हो नहीं सकता है, ये ब्लैक इनकम है। तो ईडी सीबीआई चुप क्यों है? ये एक गंभीर सवाल है कि भाई ईडी सीबीआई चुप क्यों है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में ईडी सीबीआई तभी चुप रहती है जब किसी ये सत्ता में बैठे, केंद्र की सत्ता में बैठे। मेरा भी प्रश्न यही था, जब अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा पैसे की कि उनको पैसा दिया गया है, तो उनको मात्र आरोप मात्र से उनको जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर पे आरोप लग रहे हैं और सभी, हर पार्टियां, हर लोग आरोप लगा रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन अभी तक ईडी सीबीआई दोनों चुप है, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसे में ये ईडी सीबीआई का चुप होना इन चीज़ों पर, प्रशांत किशोर के ऊपर में साफ तौर पे इशारा करता है कि जो ये पॉलिटिकल थ्योरी है, ये बी टीम की थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी निकल करके सामने आ रही है, ईडी सीबीआई तमाम राजनीतिक दलों पे चुप नहीं है, प्रशांत किशोर के ऊपर चुप है। और बड़े बड़े बिहार को जो कवर करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर हैं, उनका भी यही मानना है कि ईडी सीबीआई इसीलिए चुप है क्योंकि ये जो थ्योरी है, अब आप जब केंद्र की सत्ता में बैठे हो और आपकी बी टीम काम कर रही हो, वैसे जगह पे काम कर रही हो जहां 20 साल से एक व्यक्ति सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर बैठा है और उसको बिना बैकडोर के पॉलिटिक्स किए आप डगमगा नहीं सकते हैं। पिछले 20 सालों में तो किसी ने नहीं डगमगाया। सामने से भी सरकार में आना हो, उनके साथ ही आना होगा, उनको छोड़ के नहीं आ सकता है। जी जी, तो नीतीश कुमार को डगमगाने के लिए बैकडोर की पॉलिटिक्स जरूरी है, बैकडोर में रणनीति बनाना जरूरी है। मेरा भी प्रश्न यहाँ पे यही उठ रहा है। शुरू से खबर आ रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार बीजेपी के आदमी है, जन स्वराज बीजेपी के बी टीम है। तो जैसे 2020 में बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उतारा था, जिसका असर दिखा, 40-43 पे नीतीश कुमार आके रह गए। वैसे ही क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को रोकने के लिए बीजेपी प्रशांत किशोर को उतारा है मैदान में? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि दोनों को रोकने के लिए, क्योंकि चिराग पासवान के भी क्योंकि दोनों से भाजपा कहीं ना कहीं परेशान है। क्योंकि बार बार हम लोग चिराग की बात करते हैं, अभी तक जो भी पॉलिसी लाए गए, जो भी चीजें आई, उनका चिराग पासवान ने विरोध किया, सबका विरोध किया। तो चिराग पासवान से एक तरफ भाजपा खपा है, उन्होंने मंत्री पद को छोड़ने का भी बात कर दिया, मारने की धमकी वाली बात कह दी, पब्लिक डोमेन में कह दी। तो चिराग पासवान से भी भाजपा को डर है कि इस आदमी का भी बढ़ता हुआ कदम हमारे लिए
घातक ना हो, खतरा ना हो जाए। और नीतीश कुमार तो ऐसे ही है, 20 साल से सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो इन दोनों को डैमेज करने के लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था यूं मान के चले, जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, आरोप लग रहे हैं, कितना सच्चाई है तो अब बहुत जल्द सामने आ जाएगा कि प्रशांत किशोर को सामने लाया गया है। अब देखिए दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, काफी गुड़ चीज है जिसको समझने की जरूरत है। 2020 में चिराग पासवान के पार्टी से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा था और वहां चुनाव लड़ा था जहां जहां नीतीश कुमार के उम्मीदवार खड़े थे, आज वहीं लोग प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। जब आप प्रशांत किशोर के पार्टी के अंदर झांकिएगा तो ये वही नेता लोग हैं जो लोग चिराग पासवान के साथ 2020 के चुनाव में खड़े थे, आज प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। तो ये कौन लोग हैं, ये किस विचारधारा के लोग हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ खेल बिगाड़ने में माहिर हैं, या इन लोगों को सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए ही रखा जाता है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले बार जो लोग चिराग पासवान के साथ खड़े थे वो लोग अब की बार प्रशांत किशोर के साथ खड़े दिख रहे हैं। यानी चिराग से भी बैर है, नीतीश कुमार से भी बैर है। इन सबके बीच प्रशांत किशोर के ऊपर एक और गंभीर आरोप आता है कि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं बोलते हैं, तेजस्वी नौवीं फेल है, नरेंद्र मोदी कितना पढ़े लिखे हैं आज तक उन्होंने चर्चा नहीं की। दूसरी सवाल ये उठती है, किशोर की पार्टी ने तो उनके व्यक्तित्व पर, पर्सनल जीवन पर भी तेज प्रताप के पोस्टर रिलीज कर दिया था कि, तो वैसे नरेंद्र मोदी का भी वही हाल है। हाँ। अगर उनका पारिवारिक जीवन देखा जाए तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला नहीं करते हैं। क्यों हमला नहीं करते हैं? और हमला नहीं करने के पीछे जब पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एनालिसिस करते हैं तो आप देखिएगा कि आज से 4 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में देखिए प्रशांत किशोर किसके लिए बैटिंग कर रहे थे? मोदी जी के लिए बैटिंग कर रहे थे। 303 प्लस पूर्ण बहुमत की सरकार की बात किसने की थी? प्रशांत किशोर ने की थी। तो आज से जो व्यक्ति 4 महीना पहले बैटिंग कर रहा था नरेंद्र मोदी के लिए, तो ये आरोप लगते आ रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है और नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बैकडोर से किसी न किसी को ला करके खड़ा करना ही होगा। सर मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे, और बड़ा ही कठिन प्रश्न है आपके लिए। जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को ही कार्यवाही अध्यक्ष क्यों बनाया? देखिए, जब आप मनोज भारती की बात कीजिएगा तो मुझे 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद आता है। मायावती का एक नारा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। 2007 में क्या हुआ था उससे पहले थोड़ा जान लीजिए कि लोहिया ने कहा था कि समाज के ऊपरी तबके में बैठे लोग और समाज के निचले पायदान में बैठे लोगों के बीच जब सामाजिक एकता इस्टेब्लिश जो है धीरे धीरे होती चली आती है और इससे एक बड़ा बदलाव होता है। तो 2007 में मायावती ने कुछ ऐसा ही किया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा, यानी दलित कम्युनिटी, अति पिछड़ा कम्युनिटी की बात मायावती ने करके और इधर स्वर्ण वोटरों को भी साधने की कोशिश की थी और उन्होंने मात्र 26-27% वोट बैंक पर कब्जा करके उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 402-3 सीटों में से 206 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 206 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। ठीक प्रशांत किशोर वहीं काम कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में जो कम्युनिटी वाइज वोट है, स्वर्ण का है, अल्पसंख्यक का है, अति पिछड़ा का है, पिछड़ा का है, दलित का है। अब देखिएगा कि पिछले वर्ग के जो पार्टी हैं, आरजेडी को देख लीजिए, पिछला वर्ग कमांड हाथ में है। बीजेपी को देख लीजिए, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, पिछला वर्ग कमांड हाथ में है। जदयू को देख लीजिए, नीतीश कुमार, पिछला वर्ग कमांड हाथ में है। अब आ जाइए अति पिछड़ा और दलित की राजनीति में, तो पासवान समुदाय का वोट है जो 6-7% वोट है चिराग पासवान के हाथ में और 2% वोट मांझी जी का ले लीजिए उनके हाथ में। लेकिन इसके बावजूद भी दलित समुदाय का 10 से 11% वोट है जी, सबसे ज़्यादा उन्हीं। हाँ, जो वैसे प्रभुत्व वाले दलित समाज के लोग जो सत्ता को बदल सकते हैं लेकिन अभी तक स्टेपनी की तरह पीछे पीछे चल रहे हैं, वो उस वोट बैंक को प्रशांत किशोर ने अपने हाथों लिया है। देखिए, जिनका मनोज भारती का नाम आपने लिया है, वो जिस समाज से आते हैं उस समाज को साधने की कोशिश की है और साथ में कौन खड़ा है? प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर ने ये बिहार पॉलिटिक्स में दिखाने की कोशिश की है कि दलित स्वर्ण की एकता तो बन गई, मुसलमानों को टिकट हम दे ही दे रहे हैं और महिला हमारे साथ है, यानी अल्पसंख्यक स्वर्ण दलित। ठीक मायावती ने जिस तरह से किया था वही रणनीति बिहार में तैयार हो रही है। और मैंने आपको लोहिया का एग्जाम्पल दिया है कि जब ऊपरी तबके के ऊपर बैठे हुए लोग और जब निचले तबके
निचले पायदान के लोग जब एक साथ आते हैं तो सामाजिक एकता तो बढ़ती ही बढ़ती है और वो राजनीतिक रूप से भी बदलाव की तरफ एक कदम आगे बढ़ता है। तो वहीं हो रहा है बिहार में। मनोज भारती को इसीलिए लाया गया है, लेकिन इसमें भी डिफ़िकल्टीज हैं। क्या है कि मनोज भारती जो हैं ब्यूरोक्रेसी अप्रोच वाले लोग हैं, अधिकारी रहे हुए हैं, IPS और नेतृहात में पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे मतलब, लेकिन ब्यूरोक्रेसी अप्रोच के साथ में बिहार पॉलिटिक्स में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जीता जागता उदाहरण आप दिल्ली के पॉलिटिक्स में देख लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी अप्रोच ने ही पिछले 10 सालों से सत्ता को संभाल करके रखा है और एक ही स्टेट में नहीं, दो स्टेट में सरकार चल रही है। हालांकि अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। तो मनोज भारती को जिस तरह से बिहार पॉलिटिक्स में उनको लॉन्च किया गया है, ये साफ तौर पे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा की तरफ इशारा है। प्रशांत किशोर ने जैसे इतने तेजी में, इतने माइंड सेट से सब काम कार्य कर रहे हैं कि सभी को साधने के चक्कर में पड़े हैं। तो क्या जो बिहार में कहावत है कि बिहार में नीतीश कुमार है, क्या वो गलत हो जाएगा? अब बिहार से नीतीश कुमार हट जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये जब क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर अपना खेल बनाने आए हैं कि खेल बिगाड़ने आए हैं, जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर खेल बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हैं, तो प्रशांत किशोर का तो उदय होगा ही। लेकिन अगर वो खेल बिगाड़ने आए हैं यानी नीतीश कुमार को डैमेज करने आए हैं, तो अंत में मैं फिर वहीं एक बार कहूँगा कि नीतीश कुमार भी विजनरी लीडर हैं। इतना आसान नहीं है। 20 सालों तक भाजपा साथ रह करके तमाम तरह की आपसी रंजिश रणनीति बना करके नीतीश कुमार को डैमेज नहीं कर पाई। आरजेडी नीतीश कुमार को डैमेज नहीं कर पाई। बड़े बड़े दल नीतीश कुमार के आगे झुकते हैं। तो इतना आसान प्रशांत किशोर के लिए नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जिन रणनीतियों पर चल रहे हैं, जो रणनीति कूटनीति तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, आपको नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ करके जिस तरह से इन चीज़ों का चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार को क्या इन सब के बारे में पता नहीं होगा? नीतीश कुमार भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे होंगे। उनकी रणनीति पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे, बिहार में प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को क्यों बनाया कार्यवाही अध्यक्ष? प्रशांत किशोर के पीछे कौन है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? आने वाले समय में क्या कुछ हो रहा है बिहार पॉलिटिक्स में, जन सुराज में? देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।